आपको ये याद है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे करंट क्रिएट होगा। सबको इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट का क्या होगा, है ना, वो टॉपिक हमें समझना है। चलिए देखते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल समझें। मान लीजिए कि ये एक प्लास्टिक का डब्बा है और इस प्लास्टिक के डब्बे में हमने क्या किया, यहाँ पे भर लिया पानी और यहाँ पे हम लोग 2 3 4 इसमें 4 होल क्रिएट कर दे रहे हैं डब्बे में। ठीक है, इस डब्बे में हमने 4 होल क्रिएट कर दिया। होल नंबर ए बी सी और डी, ये 4 नाम यहाँ पे दे दिया। पानी भरा है इसमें। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इस जगह पे कितने पानी का प्रेशर आ रहा है, प्रेशर कितने पानी का आ रहा है। बी की बात करें तो इतने पानी का प्रेशर आ रहा है। अगर हम सी की बात करें तो इतने पानी का प्रेशर आ रहा है और डी की बात करें तो इतने पानी का प्रेशर आ रहा है। बताओ तो किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है? ए की, बी सी डी, किसका? डी का प्रेशर सबसे ज्यादा। हम यहाँ पे जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल की डिफरेंस की। किसकी पोटेंशियल सबसे ज्यादा? यहाँ ए बी सी डी में यहाँ पे पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? mgh। यहाँ का mgh, यहाँ का mgh, यहाँ का mgh और यहाँ का mgh। जरा देखिए तो कहाँ का mgh सबसे ज्यादा होगा? डी का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट पोटेंशियल। तो अगर डी का पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी इज हाईएस्ट मोर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी, मोर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, मोर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। चलो प्रॉपर्ली हम पोटेंशियल एनर्जी ही लिख लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज एट डी। तो अब इस होल्स में जो पानी गिरेगा, बताओ तो कहां पे पानी की प्रेशर, कहां पे पानी की करंट फोर्स सबसे ज्यादा हो? यहां से जो पानी गिरेगा वो इतनी दूर पे ऐसे आके गिरेगा, यहाँ पे जो पानी गिरेगा वो इससे थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा, यहाँ पे जो पानी गिरेगा वो इससे भी ज्यादा दूर जाएगा और यहाँ से जो पानी गिरेगा वो एकदम आगे जाकर के गिरेगा। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? कहां पे फोर्स सबसे ज्यादा? डी पॉइंट। कहां पे फोर्स सबसे कम? इसका मतलब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा वहां पानी की करंट भी सबसे ज्यादा। यही मतलब हुआ ना। अगर छत पे टंकी में पानी रखा हो तो कौन सी फ्लोर पे प्रेशर सबसे ज्यादा आती है? ग्राउंड फ्लोर पे कि टॉप फ्लोर पे? स्टोरीड बिल्डिंग है और यहाँ पे रखा हुआ है पानी का टैंक। तो ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कहाँ पे पानी का प्रेशर हाईएस्ट होगा? ग्राउंड फ्लोर पे होगा। क्यों होगा हाईएस्ट प्रेशर? पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, mgh सबसे ज्यादा। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा वहां पे क्या होगा? करंट भी सबसे ज्यादा, पानी की प्रेशर सबसे ज्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा होगा। बिल्कुल वही, यहाँ पे भी कोई अलग चीज तो है नहीं, यहाँ पे भी सेम वही बात है। तो जब हम वोल्टेज और करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा बिल्कुल सेम वही रिलेशन है। और इस रिलेशन को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एस्टैब्लिश किया था उस साइंटिस्ट का नाम था ओम। रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी, क्या देखिए, ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में भी है, सेम यही एक्टिविटी है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर। उन्होंने 4 सेल ले ली, आपके एनसीईआरटी में भी बिल्कुल सेम यही एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी से क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान से सुनिए। 4 सेल ले लिया, मान लीजिए कि हर एक सेल 2 वोल्ट का हमने ले लिया है और हर एक सेल के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट है जहां से कि हम वायर को कनेक्ट करते हैं।
यहां पे हमने ले लिया एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस। सपोज करो कि ये रेजिस्टेंस है R1। यहां पे हमने लगा दिया एक एमीटर जो कि करंट को डिटेक्ट करेगा। यहां पे लगा दिया हमने एक प्लग की। R1 के पैरेलल में यहां पे हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। ठीक है, ये है इस सर्किट का डायग्राम। अब यहाँ पे, हाँ बोलो। अब यहाँ पे अगर हम ए से कनेक्शन करें, ए से वायर कनेक्ट करें इसको, अब सर्किट में करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, होगी पक्का? देख के बताओ ध्यान से। अभी स्विच ऑफ है, अभी कहां से करंट फ्लो होगी? स्विच ऑफ में कैसे करंट फ्लो होगी? नहीं हो सकती। इस सर्किट में ओम्स लॉ का एक प्रिकॉशन भी है, और वो प्रिकॉशन क्या है? इस स्विच को सिर्फ तभी ऑन करना है जब आप सारी अरेंजमेंट कर लो, जब आपको रीडिंग लेनी हो तो इस स्विच की को ऑन करो, रीडिंग ले लो, स्विच की को इमीडिएटली ऑफ करो। अब इसके पीछे का पर्पज क्या है? इसके पीछे का पर्पज है ये सर्किट में कॉन्टिन्यूस करंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस करंट हुई तो सर्किट हो जाएगा गर्म, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और फिर आपको यहाँ के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। जैसे कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस का अगर हम कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं तो क्या होता है? वो गर्म हो जाते हैं। मोबाइल पे अगर 10 मिनट गेम खेल लो तो गर्म हो जाते हैं। यहाँ पे भी अगर कंटिन्यूअस करंट फ्लो करेगी तो गर्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है? सर्किट में रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, और उस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्विच की को हम सिर्फ तभी ऑन करेंगे जब हमें सर्किट में करंट की और वोल्टेज की वैल्यू लेनी। ठीक है, समझ में आया? तो स्विच की इज kept on only during the reading of voltmeter and ammeter। इस दोनों की रीडिंग को लेने के लिए हम ऑन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ऑन। जैसे ही हमने स्विच की को ऑन किया, करंट फ्लो होनी शुरू हुई, सर्किट हो गया हमारा कंप्लीट। अब बताओ, तो अगर हम ए पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल सर्किट में आ रही है अंदर। तो अगर एक सेल सर्किट में आ रही है तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो तो सिर्फ एक सेल की सर्किट में एक सेल की रीडिंग आएगी, और वो क्या होगा? 2 वोल्ट होगा, क्योंकि एक ही सेल है ना सर्किट में। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल की रीडिंग आएगी, और वो रीडिंग आ जाएगी 2 वोल्ट। अब इस वोल्टेज के कारण, 2 वोल्ट की वोल्टेज के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके कारण यहाँ पे करंट कितना आया? वोल्टेज इज क्रिएटिंग करंट, इस वोल्टेज के कारण कितना करंट वहां पे आया, वो करंट आपको कैलकुलेट करना है। तो जो भी रीडिंग आएगी एमीटर की, वो रीडिंग आप वहां पे ले लीजिए। मान लीजिए, सपोज करते हैं कि यहाँ पे रीडिंग आ रही है 0.5 एम्पियर, मान लेते हैं। एक्चुअल रीडिंग क्या आएगी वो आप जब कैलकुलेट करोगे तो उस वक्त पता चलेगा, जो आपका रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने कुछ कंसीडर कर लिया, दैट इज 0.5 एम्पियर। अब आपने क्या किया? सबसे पहला काम, रीडिंग लेने के बाद स्विच की को ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद इस वायर को यहां से हटाइए, और इस वायर को आप बी पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, और बी पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद जब सारा कनेक्शन हो जाए, रीडिंग लेने के लिए आप स्विच की को ऑन करो। अब जब बी पॉइंट से कनेक्ट किया आपने, तो देखो यहाँ पे 2 सेल सर्किट में आ गए। तो यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले तो 2 वोल्ट के कारण 0.5 एम्पियर बन रहा था, करंट आ रहा था, लेकिन 4 वोल्ट के कारण कितना करंट आ रहा है ये आप कैलकुलेट करोगे फिर से।
चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अब ये आ गया है 1 एम्पियर। अब करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर आ गई। रीडिंग लिया, स्विच की को ऑफ कर दिया। ठीक है, स्विच की को ऑफ कर दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सी वायर से, सी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो जब सी पॉइंट से कनेक्ट करोगे तो ये हो गया 6 वोल्ट और करंट की रीडिंग बढ़ जाएगी। अब करंट की रीडिंग बढ़ करके हो गया 1.5 एम्पियर। फिर आपने क्या किया, यहां से डी पॉइंट से कनेक्शन करी। डी पॉइंट से कनेक्शन किया तो देखो तो क्या यहाँ पे चारों सेल सर्किट में आ गए हैं? बताओ, चारों सेल सर्किट में आ गए डी पॉइंट पे। तो जब चारों सेल सर्किट में आ गए तो अब हो जाएगा 8 वोल्ट और करंट भी बढ़ के हो गया 12। तो आपने यहाँ पे जो फाइंडिंग देखी उस फाइंडिंग में क्या मिला आपको कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते गए करंट वहां पे बढ़ता है। ठीक है, ये इसके बीच का रिलेशन है। अब यहाँ पे इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं। वो कांस्टेंट यहाँ पे जो आता है वो आता है आर। देखो आपने वोल्टेज चेंज किया, करंट भी चेंज हुआ, लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ? दैट इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ का कांस्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे आर जो है दैट इज कांस्टेंट फॉर दिस। अब आर जो कांस्टेंट फॉर दिस सर्किट, इस आर को हम लोग बोलते क्या है? आर को बोला जाता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस यहाँ पे तो आया, लेकिन ये रेजिस्टेंस है क्या? सुनो, क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करो। रेजिस्ट करना मतलब अपोज कर। किसको अपोज कर? फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज। जब किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो होगा क्या? क्या वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वहां पे कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जहां पे कोलिजन होगा। वो जो कोलिजन होगा तो उसके कोलिजन से होगा क्या? इसकी स्पीड कम हो जाए। किसकी स्पीड की बात कर रहा हूं? किसकी स्पीड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? तो इसके अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रही थी वो फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो गई तो क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो कम हो गया। ओके, रेट ऑफ फ्लो कम हो गया। तो यही जो वहां पे कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के कारण जो रेट ऑफ फ्लो कम हुआ, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो तो कोलाइड करेंगे ही करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो फ्लो करे और वहां पे कोलिजन ना हो? नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द नेचुरल प्रॉपर्टी, दिस इज द नेचुरल फेनोमेनन ऑफ एनी ऑफ द कंडक्टर। कहीं पे ये कोलिजन ज्यादा होता है, जहां पे ज्यादा होगा हम वहां बोलेंगे ज्यादा रेजिस्टेंस है। जहां पे ये कोलिजन कम होगा हम वहां पे बोलेंगे कम रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस तो हर जगह। रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो दिस इज द नेचुरल प्रॉपर्टी of any conductor due to collision of electrons, due to which its rate of flow of charge increases। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? करंट का डेफिनेशन। बिल्कुल सही। तो करंट का डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
तो वहां पे एक्चुअली इस रेजिस्टेंस से क्या होगा, करंट की वैल्यू कम। अब रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज OHM, ओम। और इसका जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग, सिंबल ओमेगा का सिंबल यूज करते हैं। ये ओमेगा का सिंबल होता है जिसको कि हम लोग ओम के लिए, रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का काम क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम बोले, ये ट्यूबलाइट एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब ट्यूबलाइट का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। वही इलेक्ट्रिसिटी आप अगर हीटर में दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है ना। तो अलग अलग जो हम अप्लायंस बनाते हैं, उस अप्लायंस के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टेंस ये काम। तो ये ओम्स लॉ का डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन, करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट is directly proportional to the potential difference applied across the conductor when physical condition like temperature remains constant। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए ही हमने क्या किया था, स्विच की को हमने सिर्फ तभी ऑन किया था जब हमें रीडिंग लेनी, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन ओम्स लॉ का, ये हो गया ओम्स लॉ, और ये हो गया इसका प्रिकॉशन, ये रहा इसका प्रिकॉशन, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये इसका प्रिकॉशन। समझ में आ गया। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग ओवर करेंगे ओम्स लॉ को, फिर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे।